शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। ये वस्तु की कार्य व्यवस्था के बारे में। कार्य व्यवस्था मतलब कोई भी कार्य का घटित होना। इवन हमारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना या भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पंचम काल में जन्म लेना, ये भी एक कार्य हुआ है ना। तो इसी तरह से हर कार्य घटित होता है कंटिन्यूअसली। हमने भोजन किया, वह भी एक कार्य था, राइट। हमने कहीं पर गए, वो भी एक कार्य था। तो हर समय कार्य घटित होता है। लेकिन उसकी बातें जब उसमें हम क्या 5 बातें देखते हैं। 5 बातें क्या हैं जो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं, पूरा नहीं हुआ है टॉपिक अभी। तो वस्तु का स्वभाव, ठीक। फिर निमित्त, वस्तु का पुरुषार्थ, ठीक। फिर काल लब्धि और भवितव्य। ये 5 चीजें जब होती हैं, घटित हो रही होती हैं, हो सकता है हमारा ध्यान ना जाए, है ना। हम हो सकता है जब हम खुद काम करते हैं हम निमित्त की तरफ ध्यान ही ना दें, ठीक है ना। हमें क्या लगता है हमने किया, और जबकि उसमें और भी बहुत सारे निमित्त थे, हम भी एक निमित्त ही थे, है ना। काम तो होना था, उपादान ने अपने आप को परिवर्तित किया, लेकिन हमें क्या लग रहा है हमने किया। हम बाकी निमित्तों को भूल गए, जैसे रोटी बनाने का काम, है ना। हमने रोटी बनाई, लेकिन वहां पर एक उपादान भी था, आटा जो इसे कहते हैं, जो कि रोटी रूप में कन्वर्ट हुआ। और हम सब क्या थे, हमने रोटी को बेला, वो शरीर ने बेला। हमने मन से क्या किया था, हमने विकल्प किया कि रोटी बनानी है ना। उसके लिए हमने सामग्री इकट्ठी करी, वो सब भी क्या है, निमित्त है, राइट। हमने आटे को गूंदने के लिए एक बर्तन लिया, पानी लिया, उसमें कुछ डाला मिलाया, जो भी है, राइट। तो ये सारी चीजें निमित्त बनी, चकला बेलन जो है। तो हम कई बार उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा विषय आध्यात्म है, और हमें पूर्ण रूप से अगर वस्तु व्यवस्था नहीं पता होगी, तो हमारे अंदर से ये कर्म धारा का जो विचार है ये नहीं जाता। कर्म धारा क्या करती है, कर्म धारा में हम कुछ निमित्तों को, कुछ चीजों को तो भूल जाते हैं और कुछ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ठीक है। और ज्ञान धारा में हमें पांचों व्यवस्थाएं पता है, पांचों चीजें अपने आप होती हैं, ये भी हमें जानकारी रहती है, ठीक। हम उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये ज्ञान धारा करता है। ज्ञान धारा उसकी नियति को भी देख रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, भवितव्यता को भी देख रहा है, पुरुषार्थ क्या है, किसका है, कब है, कितना है, और निमित्त को भी देखता है, वस्तु के स्वभाव को भी देख और जान रहा होता है। तो सब कुछ देखना जानना जहाँ पॉसिबल है, वो ज्ञान धारा। ये बात अपन पहले से समझ कर आए हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा, ठीक है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, कर्म धारा में प्रॉब्लम आती है। हम सब कर्म धारा में जी रहे होते हैं। हम विकल्प करना जानते हैं, है ना। हम विकल्प को होते हुए नहीं देखते। हम जब विकल्प करते हैं हमें ये काम करना है, तो हम उस रूप, उस अहंकार में आकर कार्य को करते हैं कि मैंने किया या मुझे
करना है। ठीक है ना, मेरे किए बिना ये कार्य नहीं हो सकता, मुझे करना है। ठीक है ना, अपने आप को हम एक निमित्त के रूप में नहीं देख पाते, कर्ता के रूप में देखने लगते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। ठीक। तो फिर हमने स्वभाव के बारे में समझा था। स्वभाव, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है। तो यहाँ पर किस स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान धारा के पर्सपेक्टिव में हर वस्तु, हर द्रव्य परिवर्तनशील है, सब में चेंज आ रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होना ही स्वभाव है। ठीक है। यहाँ पर और कुछ स्वभाव को नहीं कहा गया, एक्सेप्ट कि एक रूप से को छोड़कर दूसरा रूप और एक स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान लेना ही क्या है? स्वभाव है। तो जिसको हम दूसरे एक ही शब्द में कहना चाहें तो परिवर्तन होना ही स्वभाव है। तो हर वस्तु का स्वभाव क्या है? परिवर्तन होना। अगर उसमें परिवर्तन का स्वभाव नहीं होता तो क्या कार्य घटित हो जाता? ठीक है ना। अगर आटा को हम रोटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, आटा अड़ जाए कि नहीं मुझे तो होना ही नहीं है, राइट, उसमें स्वभाव ही नहीं है उस तरह का कन्वर्ट होने का, पत्थर जैसा बन जाए। या कई बार क्या होता है, हम एक पिक्चर देखें तो पिक्चर को क्या हम आटे को रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? रोटी, अगर आटे की एक पिक्चर है हमारे पास, क्या हम उसको रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक स्टैटिक फॉर्म है, राइट, रुका हुआ है, एक बस पिक्चर है, राइट, उसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन क्योंकि हर वस्तु की अपना एक परिवर्तन करने का स्वभाव है, इस वजह से दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है वो सब घटित हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है? किस तरह से पूरा विश्व चल रहा होता है, विश्व की शक्तियों को अपन समझ भी नहीं सकते। ये यूनिवर्स के लॉज हैं। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, ऐसे ही परिवर्तन भी एक लॉ है कि यूनिवर्स का हर काम में हर समय परिवर्तन, हर एक जीव की पर्याय में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, बस परिवर्तन ही परिवर्तन। ठीक है ना। तो ये स्वभाव का होना ही कारण, वन ऑफ द कारण, अगर ये नहीं होता तो लोग कूटस्थ हो जाता, फिर कहाँ किसी का कुछ भी बदलाव दिखाई देता। ठीक है ना। फिर कहा निमित्त, निमित्त की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर करी गई, एक एग्जाम्पल देके, कि निमित्त, पहले तो ये बता दिया कि निमित्त में भी दो तरह के निमित्त होते हैं। एक जिसकी सिर्फ उपस्थिति हो, वो कुछ कर ना रहा हो, एक्टिव निमित्त, और इनएक्टिव निमित्त, जैसे उदासीन निमित्त भी कह देते हैं, जो है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। जैसा कि अभी आटे के एग्जाम्पल में बताया, राइट, आटा से रोटी बनाने में जितने भी इक्विपमेंट लगेंगे वो सब तो क्या हो गए? एक्टिव निमित्त। उसके अलावा जो बर्तन है रसोई में और भी मसाले चीजें, वो सब क्या हो गए? उदासीन निमित्त। मतलब वो है, वो कुछ कर नहीं रहे। ठीक है ना, वो सिर्फ उपस्थित मात्र हैं, इसलिए उस अपेक्षा से कह दिया निमित्त, अदरवाइज उनका कार्य के घटित होने में कोई निमित्त नहीं है। ठीक है ना। हम्म, चारू जय जिनेन्द्र, जय जी ने। ये मसाले तो निमित्त नहीं कहलाएंगे? मसाले के बिना तो कैसे बनेगी सब्जी? सब्जी नहीं बना रहे ना, रोटी बना रहे हैं। अच्छा। रोटी में तो ठीक है। हमें आटा चाहिए, अनलेस कि कोई हाँ हाँ। नमक डालता हो उसमें और मसाले डालता हो तो अलग बात है, उनको आप ले लीजिए। हाँ हाँ। बट बाकी ठीक है। मसाले तो ठीक। उपस्थिति मात्र हो गए ना। ठीक। ठीक। थैंक यू। ठीक है, तो निमित्त दो तरह के बता दिए। ठीक। अब कहते हैं निमित्त और उपादान की मैत्री होती है तब जाके कार्य घटित होता है। तो उसमें हमने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल क्या देखा था, कि एक किसान है और उसने ये मन बनाया कि मुझे फसल उगानी है। ठीक है, ये विचार आया। विचार को क्या वर्ड कहा? विकल्प आया। ठीक है, विचार आना या विकल्प आना एक ही बात है। ठीक। तो अब किसान सारा क्रेडिट खुद लेना चाहे, मैंने फसल उगाई, तो उसको सुनकर बाकी जो निमित्त थे, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको लगे कि अरे ये किसान कितना स्वार्थी है,
काम तो हमने भी किया और सारा क्रेडिट खुद ले रहा है, क्योंकि ये बोल सकता है, हम बोल नहीं सकते, है ना। तो बैल ने कहा कि हमने भी तो काम किया। ठीक है ना, इसी तरह से हल ने, कुएं ने, रहट ने, पानी, मिट्टी, करते करते बीज तक भी बात आ गई। बीज ने कहा कि तुम सबने तो निमित्त ही बने, मैंने तो अपना सारा अस्तित्व ही बदल दिया। तो तुम्हारे कार्य करने की जाति और मेरे कार्य करने की जाति डिफरेंट थी। ठीक है ना। एक जो अपना रूप ही परिवर्तित कर दे, उसके उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप का होगा। और जो सिर्फ हेल्प कर रहे थे, उनका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप का हो। है ना, होता है ना ऐसा कि बच्चा परफॉर्म करे या आप कहीं पर परफॉर्म करें, और आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तैयारी कराने में, सपोर्ट करने में, आपको उस स्थान तक पहुंचाने में, को वहां पर शॉट के लिए रेडी करने में, कुछ भी मतलब जिस तरह का भी इवेंट हो। लेकिन अगर आप ना करें, आपको तो एक्चुअल उसे परफॉर्म करना है, राइट। तो आपका पार्टिसिपेशन डिफरेंट टाइप का हुआ कंपेयर टू वो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना। तो एक ये चीज हमने यहाँ पर सीखी थी। ठीक। तो अब किसान के केस में भी, किसान ने एक तो उसके अंतर मन ने विकल्प किया, और एक उसके शरीर, क्योंकि हमने पढ़ के आए शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है ना, चैतन्य अलग है और शरीर अलग है, राइट। तो शरीर को तो उसने, दिमाग ने ऑर्डर कर दिया कि तुम चलो खेत तक, चलो, चल के जाओ, उठाओ, करो, धरो, हल चलाओ, पानी इकट्ठा करो, पानी डालो, करता चला गया शरीर तो, राइट। उसको कह कौन रहा था? उसका अंतर्मन कह रहा था कि ये करना है। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से भी कह दिया कि शरीर भी एक निमित्त है। ठीक। अब बात चलती है, हाँ, अभी इसमें ही बात आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि हम किसको सही माने और किसको सही ना माने, या किस पर फोकस करें। ठीक है ना। हमारा जैसा गोल होगा, हम उस पर फोकस करेंगे, भले ही कितने भी निमित्त हों। ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि हमारा प्रयोजन क्या है? शांति का है। ठीक है। हमारा नो मैटर व्हाट, जिस भी दृष्टि से हमें शांति प्राप्त हो, हमें वो दृष्टि स्वीकार है। ठीक है। तो कहा कि एक वीतरागी को भी हम जानते हैं और एक चांडाल को भी, लेकिन दोनों क्या हमारे उपास्य हैं? जानना एक बात है और मानना एक बात है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम परतंत्र दृष्टि को भी जानते हैं और स्वतंत्र दृष्टि को भी। परतंत्र दृष्टि यानी कर्म धारा, और स्वतंत्र दृष्टि ज्ञान धारा। ठीक है ना। जानते दोनों को हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों दृष्टि ही लक्ष्य में रखनी या आश्रय करनी योग्य है। शांति पथ में केवल एक स्वतंत्र दृष्टि ही लक्ष्य में रहती है, परतंत्र दृष्टि नहीं। ठीक। यदि दूसरी दृष्टि पर ही लक्ष्य रखना है, लेट से कोई दूसरे पर करना चाहे, तो निम्न प्रकार क्यों नहीं रखता कि जिससे तेरी दृष्टि में भी बाधा न पड़े और विकल्प भी हट जाए। करने धरने का जो विकल्प है ना, जिसमें हमारा कर्तापना आ जाता है, अगर हम उस चीज से बच जाए तो ठीक है, फिर तू परतंत्र दृष्टि भी रख तो भी तेरे अंदर शांति दिखाई देगी। कैसे? विशाल दृष्टि करके, यार कर्सिव दिखाओगे, कर्सिव कहाँ? विशाल दृष्टि करके संपूर्ण विश्व को युगपत अनुमान में ले, तो एक बहुत बड़े कारखाने के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। विशाल दृष्टि करना मतलब, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमें एक घर भी बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन हम सब ने एयर ट्रैवल किया, जब एरोप्लेन में ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वही घर छोटे छोटे, पूरा सिटी दिखने लगता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से उसको क्या कहा? विशाल दृष्टि। ठीक है ना। ब्रॉडर विजन या ब्रॉडर क्राइटेरिया। ठीक। तो ऐसे ही विश्व को युगपत अनुमान में ले, कि विश्व एक
अपने आप सब कुछ चल रहा है, इधर जम्बू द्वीप है, इधर घातकी खंड है, इधर पुष्करवर द्वीप है, इधर नंदीश्वर द्वीप है, इधर मध्य लोक है, उधर वैमानिक देव रहते हैं, इधर भवनवासी हैं, है ना। ये सब कुछ क्या है? विश्व है। सबको एक साथ अगर हमें देखना हो तो हमारे अंदर वह शक्ति होती है कि हम उसको वैसा अनुमान में ले सकते हैं। ठीक। तो एक बहुत बड़े कारखाने के रूप में दिखाई देता है। अब इतने बड़े विश्व को एक कारखाने के रूप में देखना है। सबके अंदर कारखाने का एक विजन होता है। एक बड़ी सी फैक्ट्री अगर आपने देखी हो और जो चल रही हो, है ना, आप देखेंगे कि इधर से माल गया, रॉ मटेरियल गया, दुनिया भर की प्रोसेसिंग हुई, उसमें क्या कुछ नहीं मिलाया या अलग किया, और फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। और मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें और पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड कारखाना। ठीक है ना, फैक्ट्री जिसे कहते हैं। तो पूरे विश्व को एक फैक्ट्री के रूप में अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ऐसे कारखाने के रूप में दिखाई देता है जिसमें स्व तथा पर सर्व पदार्थ बड़ी व छोटी गरारियों वत परस्पर संपर्क में रहते बराबर बदल रहे हैं। यानी स्व और पर, जैसे कि मैं और दूसरा पर्सन या दूसरी वस्तु पदार्थ, सब कुछ क्या है? एक दूसरे से संपर्क बनाकर, है ना। कैसा संपर्क? निमित्त नैमित्तिक संपर्क बनाकर। ठीक है ना। एक के कारण दूसरा वर्क करता है, ऐसा। ठीक। और कारखाना काम कर रहा है। यदि कोई एक छोटी सी गरारी भी निकाल ली जाए तो सारी की सारी मशीन बंद हो जाए, या जबरदस्ती कोई नई गरारी ठोक दी जाए तो भी सारी मशीन बंद हो जाए। ठीक है। अब विश्व की व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। हम सिर्फ अहंकार करना जानते हैं, वो सब अपने आप रहा होता है। प्रकृति के जितने भी परिवर्तन हैं, क्या हम करते हैं? प्रकृति अपने आप परिवर्तन कर रही होती है। एक बच्चे के शरीर को बड़ा करने में भले ही भोजन निमित्त बनता है, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति है एक छोटे से शरीर में से बड़े होने की। ठीक है ना। हम सिर्फ उसको भोजन दे सकते हैं, उसको जितना बढ़ना है वो तो उतना ही बढ़ेगा ना। जिस तरह के उसके जीन्स हैं या जिस तरह की उसकी नरिशमेंट हो रहा है, वह उतना ही बढ़ता और एक लिमिट के बाद रुक जाता है। अगर निमित्त ही इतना सब कुछ कर रहे होते तो भोजन तो बाद में भी कर रहा है, वो रुक क्यों गया? ठीक है ना। तो उसको उतना ही बढ़ना था। तो ये क्या है? ये नेचर है। ठीक है ना। हमें लगता है हमने किया, हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, हमने पाल पोस के बड़ा किया। आप नहीं होते तो भी वो बड़ा हो जाता, है ना। उसके अपने जो पास्ट कर्मा लेके आया है उसके हिसाब से कोई ना कोई और, तुम नहीं सही कोई और सही, कोई तो उसकी टेक केयर कर ही लेता। राइट। तो इस तरह से क्या है, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। आज तक ऐसा होना संभव नहीं हुआ कि कोई गरारी निकाल दी तो सारी मशीन बंद हो गई। ठीक है ना। सब द्रव्य परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से बराबर काम कर रहे हैं। निमित्त को हटाने वाला या मिलाने वाला तू कौन है? तुझे अधिकार किसने दिया? तुझ में इतनी शक्ति है भी या नहीं? ठीक है ना। हम कितना क्रेडिट ले सकेंगे? हम अपने परिवार का क्रेडिट लेकर, अपनी कम्युनिटी का क्रेडिट लेकर हम बड़े, मतलब बहुत अहंकारी बन जाते हैं, और वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। थोड़े से लोगों का कुछ हम करते हैं तो हम अहंकार से भरकर और अपना नुकसान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। अपने द्वारा किए गए कर्म के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। राइट। तो हमने कर्म क्या किया? हमने अहंकार करने का कर्म किया। किसके कारण किया? हमारी छोटी सी बुद्धि के कारण, हमारी अहंकार बुद्धि के कारण। हमें लगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है ना। तो उस तरीके से जो है, हर जगह हम इस तरह से लोगों को बिहेव करते हुए देखते हैं कि सब ये मानकर कार्य करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है ना। तो लेकिन ये क्या है?
ये अपने शांति पथ में बाधक है। इसलिए एक ब्रॉडर विजन दिया जा रहा है कि जब कार्य घटित होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तब जाके वो घटित होता है। हम करने वाले कौन है? हम तो सिर्फ एक विकल्प कर सकते हैं। ठीक है ना? हम किसी को दान देने का मन बनाए और कोई लेने वाला ना हो, तो क्या हम वह कार्य को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? राइट? हम तो सिर्फ विकल्प कर सकते हैं। हम उसका एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है ना? और उसमें भी विकल्प करने के रिलेटेड भी अभी और सारी बातें बताई जाएंगी। मतलब हो सकता है आप बिल्कुल हिल जाएं इस बात को सुनने के बाद। जो अगला चैप्टर आएगा ना, वो तो मतलब बहुत ही केओस भी क्रिएट हो सकता है किसी के अंदर में, और बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। बहुत अजब अलग ही तरह का चैप्टर है जो आपने शायद ही कभी सुना हो। ठीक है? तो एनीवेज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समस्त विश्व की अद्वैत क्रिया को दृष्टि में रखकर, अद्वैत मतलब होता है जहां दो पना न हो। ठीक है? तो विश्व क्या है? पूरा एक कारखाने की तरह से अगर हम देख कर चलें, रखकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजें, तो इस दिशा में अपनी असमर्थता का भान हुए बिना न रहेगा। कौन सी असमर्थता? कि मैं करने वाला कौन? सारी दुनिया, सारा विश्व ही तो अपने आप ही चल रहा है ना? आप सोचिए, काल चक्र को किसने बनाया और कौन चला रहा है उस काल चक्र को? कैसे चौथे काल में तीर्थंकर हो जाते हैं और तीसरे काल में भोग भूमि? सब कुछ क्या अपने आप ही नहीं हो रहा है ना? तो करने वाला कोई नहीं है। ठीक? तो ये अंदर से, हमारे अंदर से अहंकार को कम करने के लिए ये जानकारी दी जा रही है। निमित्त मिलाने व हटाने के सर्व विकल्प दूर हो जाएं, विशाल दृष्टि उत्पन्न हो जाए, ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाए, यही तो इष्ट है। ठीक है? हो सकता है अभी हम में से कुछ लोग उस लेवल पर या उसके लिए ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए रेडी ना हो। ठीक है? किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। सिर्फ जानकारी दी जा रही है एक सेपरेट दृष्टि की, जो कि हमारे मोक्ष मार्ग में या शांति पथ में हमें सहायक है। उसके बिना शांति पथ पॉसिबल नहीं है। कौन सी दृष्टि है वो? ज्ञान धारा की, जिसमें हम सब कुछ होते हुए बस देख रहे होते हैं। हम अपने आप को भी निमित्त बनते हुए देख रहे होते हैं। मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, मैं निमित्त बना। ठीक है ना? मैं करने वाला नहीं, मैं निमित्त। ठीक है ना? तो ये चीज अगर हमारी सोच में थोड़ा थोड़ा आने लगे, तो हो सकता है हमारा जो अंदर का अहंकार बुद्धि के कारण जो केओस होता है वो हट सके। ठीक है ना? कई बार हमारे द्वारा कहीं गलती हो जाती है, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। इतना अपने आप को गिल्ट में ले जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उन चीजों के आंसर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। वो भी क्या है? एक अहंकार बुद्धि है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं ऐसा कर देता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है ना? तो ये आप समझिए कि कार्य घटित होने में कारण कितने सारे थे। आप भी उसके अंदर एक निमित्त थे। ठीक है? तो ये चीज हमें बहुत रिलैक्स देने वाली है। कई बार हम उस बोझ को भी सहन नहीं कर पाते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाए, है ना? जब हम कुछ अच्छा करके क्रेडिट ले लेते हैं, तो वो तो हम बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, उसमें तो हम फूले नहीं समाते। राइट? लेकिन गलती हो जाए तो वो हमसे सहन नहीं होता बोझ। राइट? लेकिन दोनों ही दशाएं जो हैं, कहा ठीक नहीं है। फूले समाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं ना कि अपने अपने अवगुण पर फोकस करो। अपने में क्या कमियां हैं उस पर फोकस करो, उनको कैसे बेटर करना। अपने गुणों को बखान मत करो। दूसरे के गुणों को बखान करेंगे तो अपने अंदर विनय आती है। ठीक है ना?
तो इतनी सब बारीक दृष्टि पर, बारीक बारीकी से साइकोलॉजी को देख कर कि शांति पथ पर चलना है ना, तो ये तो करना ही होगा। ठीक है ना। तो एक आपको साइंटिफिक वे दिया जा रहा है शांति पथ पर चलने का। अपने अंदर किन किन कारणों से केओस होता है, हम कहाँ गलती कर जाते हैं, है ना, क्यों हमारे जीवन में असंतोष है, क्यों हमारे जीवन में अशांति है। ठीक है ना। क्योंकि हमें बहुत कम जानकारी है। हमें क्या लगता है, हमने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया, आहा हा, अब शांति है। थोड़ी देर बाद थोड़ा और कुछ काम याद आ गया, अरे ये जब तक ना कर लूँ ना शांति से नहीं बैठूं। फिर लग जाते हैं अपन, फिर उसको पूरा करते हैं, फिर लगता है अरे वाह शांति पड़ी है। समझ रहे हैं आप किस तरह से हम जीवन जीते हैं। हम कार्य को याद करते हैं, विकल्प करते हैं, उसको करके शांति को फील करना चाहते हैं, लेकिन फिर नया कुछ काम याद आ जाता है, फिर कोई नई इच्छा बन जाती है, उसको पूरा करने में लग जाते हैं। बहुत से लोग अपने में यहाँ पर हैं जिनको कि घर खरीदना या बनाना अपना स्वयं का एक बहुत बड़ा सपना होता है। राइट। जब सब लोग यहाँ पर आते हैं, यूएस आए, तो कुछ भी नहीं रहता पास में। राइट। सभी इनिशियली लाइक रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, फिर मन बनाते हैं हमें घर लेना, घर लेना। उसके लिए खोजबीन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, है ना, ऑफर करते हैं। तो एक एक तरह का लक्ष्य सा बन जाता है अपने लिए कि अब तो जब तक घर नहीं मिल जाता ना, तब तक चैन से नहीं बैठना। चाहे उसमें कितने भी वर्ष अपने जीवन के बीत जाएं, हम लगे ही रहते हैं। पहले पैसा इकट्ठा करने में, फिर उसको ढूंढने में, है ना। और फिर जैसे ही उसमें रहना शुरू करते हैं, कुछ ही टाइम बाद ऐसा लगता है कि अरे इसके पीछे भाग रहे थे हम, अब मिल गया, अब क्या। अब कोई वो खुशी नहीं है उस तरह की, जिस लेवल की खुशी हमने पहले दिन फील करी थी। अब उसमें रह रहे हैं, अब कोई फीलिंग ही नहीं है। अब कुछ और नया चाहिए, है ना। अब हम कुछ और नया लक्ष्य बना लेते हैं अपना। अब ना जॉब में इतना कमा लो, इतना कमा लो कि रिटायर होना है, और वो जब तक पूरा नहीं हो जाता लगे रहते हैं। समझ रहे हैं आप किस तरह का जीवन हम जीते हैं हम सब। और फिर अपन बात करें कि हमें कुछ मजा सा नहीं आ रहा लाइफ में। वो क्यों आएगा? क्योंकि हमारी दृष्टि ही गलत है। समझदारी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो वस्तु व्यवस्था काम कैसे करती है, कैसे आपको घर मिलता है, उसके लिए क्यों इतनी व्याकुलता करते हैं हम। आई एम नॉट सेइंग कि हमने व्याकुलता नहीं करी, हमने भी जब घर लिया था तो व्याकुलता हुई थी। राइट। लेकिन अब रियलाइज होता है जब पूछो, और ये एक्सपीरियंस को हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि वाकई में अब वो वाली बात ही नहीं रही जो पहले हम पागलपन दिखाया था घर पाने के लिए। तो वो कहाँ गया? उसको हम बनाकर क्यों नहीं रख पाए उस पागलपन को? जब हमने सेटिस्फाई किया, तो उस खुशी के मोमेंट को हम मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? कहाँ चला गया वो मोमेंट? है ना। तो कुछ तो है जिस जो हम गलत कर रहे हैं बार बार। तो वही चीज को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। क्योंकि हम कार्य होता कैसे है, उसकी क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या उसमें किस किस का पार्टिसिपेशन होता है, हम उसको भूल जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमें दो सीखे अभी तक हमने, स्वभाव और निमित्त। इसका लास्ट पैराग्राफ है निमित्त का। आज के तेरे विकल्पों का मूल कूप मंडूक बने हुए परतंत्र दृष्टि का रखना है। कूप मंडूक मतलब छोटी दृष्टि। और कारखाना अगर देखना हो, विश्व को इस कारखाना देखना हो, तो विशाल दृष्टि से ही पॉसिबल है। ठीक है। तो जब छोटी दृष्टि या कूप मंडूक का है तो हम कर्म धारा, ठीक है, और विशाल दृष्टि आ जाए तो ज्ञान धारा। इसी कारण अन्य के कर्तापने का अहंकार होता है। अतः परतंत्र दृष्टि को संकुचित करने का निषेध किया जा रहा है, सर्वथा निषेध नहीं। सर्वथा निषेध तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जीना है। परतंत्र मतलब परतंत्र दृष्टि को कम कर दें, रिड्यूस करें जितना पॉसिबल हो सके। यदि विशाल दृष्टि से नहीं देख सकता, तो इस परतंत्र दृष्टि पर के लक्ष्य को सर्वथा मिटाने का प्रयत्न कर। भ्रम न कर, शंका न कर, दृष्टि मिटाने से पदार्थ न मिटेगा। तुझे अपना कल्याण करना है, निमित्त की रक्षा नहीं। परतंत्र दृष्टि में क्या है?
वहां पर कर्तापना है, तो वहां पर निमित्त दिख नहीं रहा है। राइट। तो इस दृष्टि को पूरी तरह से हटाकर देख। आम खाने हैं पेड़ नहीं गिनने, दोनों दृष्टियों में से स्वतंत्र दृष्टि ही इस मार्ग में अत्यंत उपादेय व हितकर है, और साधारण रूप से परतंत्र दृष्टि महान अनिष्ट, जैसा कि आगे आगे के प्रकरणों में सिद्ध हो जाएगा। ठीक। अब तीसरा अंग की बात चलती है, ये पुरुषार्थ। एक बार फिर से बताइए ना, ज्ञाता दृष्टा रहे मात्र रह जाए और अपन फिर भी अपने को कुछ मतलब अपन मतलब क्यों, अम, यही तो इष्ट है जैसे बल्दियस ने यहाँ। अभी आप ये मानकर चलिए कि हाँ ये जो एक एक पॉइंट बताया, अभी निमित्त की बात चल रही थी, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो निमित्त को देखना हमें आना चाहिए। ठीक है। हम वस्तु के स्वभाव और को भी याद रखें कि हाँ, कार्य कैसे घटित हो रहा है। वस्तु का परिणमन सब में स्वभाव, परिवर्तनशील है सब चीज है ना। यूनिवर्स में। फिर हाँ, और किस कारण से हो रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। निमित्त नैमित्तिक बोलते, हाँ। नैमित्तिक किसको बोले अपन? निमित्त होता है जिसके कारण कार्य हो। हाँ वो अपन ने निमित्त नैमित्तिक मिल गया जो मुझे भी। कार्य हो, हाँ ठीक है ना, जिसमें हाँ, कार्य घटित हो, वो नैमित्तिक। ठीक है। जिसमें घटे वो नैमित्तिक हो गया। हाँ। अच्छा, हाँ। निमित्त अपन दूसरी चीजें ले रहे हाँ। हैं और तो नैमित्तिक एक जो कार्य दूसरे घट के गया। संबंध को, है ना। ओके। हाँ, ओके थैंक यू। थोड़ा सा, थोड़ा मतलब वो लगता है बीच हाँ। में कहाँ अभी अपन चले गए। अभी तो कंफ्यूजन और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पांचों चीजों को एक साथ लेकर चलना आसान चीज नहीं है। नहीं अभी भी थोड़ा सा लग रहा है। हाँ। तो अपन और समझते हैं, फिर देखेंगे कितना है ना। ठीक है थैंक पुरुषार्थ कार्य व्यवस्था का तीसरा अंग है पुरुषार्थ। अब यहाँ पर जो पुरुषार्थ वर्ड है ना, वो डिफरेंट देन एफर्ट्स वाला पुरुषार्थ। ठीक है। उसके बिना भी लोक का कोई कार्य होता देखा नहीं जाता। यहाँ पुरुषार्थ शब्द का वह अर्थ न समझना जो यू। कि लोक में एक प्रयोग सेकेंड, ये किया जाता। अपने तीसरा स्वभाव तो देखा, सीधे पुरुषार्थ पे कैसे आ गए? नहीं, तीसरा सेकंड निमित्त है ना। हाँ, वस्तु का स्वभाव निमित्त और फिर देखा अपने स्वभाव देखा, फिर चौथा आना चाहिए ना। नहीं, वस्तु का स्वभाव पहला, हाँ, दूसरा, नाउ तीसरा। निमित्त, पुरुषार्थ निमित्त, निमित्त वाला है ना सेकेंड। एक एक सेकंड, यहाँ से देखिए। हाँ स्वभाव, हाँ निमित्त, नाउ हाँ। पुरुषार्थ। ओ हाँ ओके। ठीक है। हाँ, ऊपर सिक्स लिखा दिखा इसलिए मैं उसको थोड़ा सा कंफ्यूज, सॉरी। हम्म। थोड़ा अपने अंदर अपने को पेशेंस रखनी है, ताकि दूसरों का डिस्टर्ब नहीं हो, है ना। तो ये जरूरी है। सॉरी। कार्य व्यवस्था का तीसरा अंग है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का वह अर्थ न समझना कि लोक में जो प्रयोग किया जाता है। लोक में तो केवल मनुष्य के या अधिक बड़े तो चेतन पुरुषार्थ के, पदार्थ के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? लोक में तो केवल मनुष्य के पुरुषार्थ, है ना, कि मनुष्य कुछ करे तो करे, है ना, बाकी चीज कुछ करती हुई हमें नजर नहीं आती। या अधिक बढ़े तो चेतन पदार्थ के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। जड़ तत्व में साधारण जनों को कोई पुरुषार्थ होता दिखाई नहीं देता। पुरुषार्थ यह शब्द भी पुरुष या जीव तत्व का इच्छा पूर्वक होने वाला जो प्रयत्न या प्रवृत्ति है, उसके प्रति संकेत करता है। यही कारण है कि अहंकार को धारण करने वाला लोग जड़ पदार्थों को बिल्कुल निशक्त तथा अपने अधीन मान बैठा है। क्या है कि कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्म में जिस पुरुषार्थ, किसी भी कार्य को घटित होने में जिस पुरुषार्थ की बात यहाँ पर की जा रही है, वो सिर्फ मनुष्य के पुरुषार्थ की बात नहीं है। उसमें जड़ वस्तु का भी पुरुषार्थ होता है। हो सकता है ये बात हमने कभी ध्यान दी ही ना हो, है ना, कि जड़ कैसे पुरुषार्थ करती होगी, जड़ वस्तु कैसे पुरुषार्थ करती होगी। तो उसको बताया जा रहा है यहाँ पर। आध्यात्म में किसी भी शब्द का इतना संकुचित अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। कैसा संकुचित अर्थ? कि जो पुरुष मतलब मनुष्य करे वो पुरुषार्थ, और बाकी कुछ अगर कोई एफर्ट लग रहे हैं तो कुछ नहीं। ठीक है ना। जैसे ट्रेन चलती है ना, ट्रेन कैसे चल रही होती है?
उसमें कोयला डाला जाता है। उस उसका एग्जैक्ट प्रोसेस तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे जो एनर्जी बिल्ड होती है उससे ट्रेन चलती है। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, अगर उसमें ड्राइवर एक बार को ना भी हो, वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट, ऑटो मोड में है, तो भी काम हो रहा है। तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको हम यही कहेंगे ना, जड़ वस्तु का पुरुषार्थ, राइट। यहाँ पर आगे भी एक दो एग्जाम्पल दिए जाएंगे। प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई पुरुषार्थ प्रति समय पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जड़ हो कि चेतन, छोटा हो कि बड़ा, अपनी एक अवस्था विशेष को तज कर दूसरी अवस्था विशेष को धारण करने के प्रति, या एक स्थान को तजकर अन्य स्थान को प्राप्त करने के प्रति बराबर झुकने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है। ये बात पहले भी हमने स्वभाव के सेक्शन में देखी थी कि हर वस्तु का एक स्वभाव है, कैसा? परिवर्तन करना। तो परिवर्तन करना अपने आप में पुरुषार्थ को बता रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरह के, कौन से पुरुषार्थ की बात की जा रही है? वो अपना रूप या स्थान बदलने की जो परिवर्तन होता है, उसको ही पुरुषार्थ कहा जा रहा है। ठीक है। जैसे अग्नि पर रख देने से जल का धीरे धीरे उष्णता की ओर झुकना। ठीक है ना, जड़ है लेकिन चेंज कर रहा है, अपना एफर्ट मार रहा है। ठीक है ना, कभी गर्म होता है अग्नि के संपर्क से तो गर्माई की तरफ एफर्ट है, फिर उसे अग्नि से हटा दिया तो ठंडे की तरफ एफर्ट है। ठीक है ना, उबला हुआ पानी है, निर्जीव है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर पुरुषार्थ चल रहा है। ठीक। और एग्जाम्पल लिया, भाप को किसी बर्तन में रोक देने पर उसका वहां से निकलने के प्रति उद्यम करना, कितना एफर्ट लगाती है ना। इसी तरह से और भी चीजों में जितनी भी मशीनरीज बनती हैं, कोई भी कार्य होता है, तो भाप वाले इंजन चलते हैं जितने भी, तो ये सब चीजें क्या है, ये बताती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ। तो जड़ वस्तु में भी पुरुषार्थ होता है। ठीक। ये अलग बात है, ये बात अवश्य है कि आपके पुरुषार्थ की जाति किसी अन्य प्रकार की और जड़ के पुरुषार्थ की जाति अन्य प्रकार की। जो काम लाखों व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, वह एक अणु कर सकता है। आप चेतन पदार्थ हैं, है ना। जैसे जो विस्फोटक अणु बम बना, राइट, तो वो क्या है, लाखों लोग भी मिलकर वो काम नहीं कर पाए जिस जो एक बम ने कर दिया, परमाणु बम, राइट। तो उसमें क्या था, वो उसकी शक्ति थी, उसका पुरुषार्थ था। भले ही वो मिसयूज हुआ, लेकिन उसके अंदर पुरुषार्थ। आप चेतन पदार्थ हैं, विचारशील हैं, अतः आपके पुरुषार्थ की जाति भी विचारणाओं रूप है। हमारा पुरुषार्थ क्या रहता है? कुछ ना कुछ सोचते रहने का, विचार करते रहने का। ठीक है ना। परमाणु जड़ है, अतः उसके पुरुषार्थ की जाति भी जड़ात्मक है। आपका विकल्प करने रूप पुरुषार्थ इंद्रिय गोचर नहीं है, पर उसका मतलब जड़ का गमनागमन रूप कार्य के प्रति का, अथवा अग्नि आदि लगाने रूप कार्य के प्रति का, या अन्य किसी कार्य के प्रति का झुकाव साक्षात अथवा यंत्र विषयों की सहायता से इंद्रिय गोचर है ना। हम बहुत बारीकी से किसी भी चीज को देख सकते हैं, राइट। सैंड होती है ना, उसको अगर किसी एक वाइब्रेटर के ऊपर रख दिया जाए, तो और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन उसके लिए ऑन कर दी जाए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो अलग अलग शेप लेता है। ये एक रिसर्च हुआ था, समझ रहे हैं आप? तो फ्रीक्वेंसी का असर जो पार्टिकल्स हैं उन पर कितना पड़ता है, ये बात को प्रूव करने के लिए। लेकिन आप समझिए कि जो सैंड है वो भी तो एक पुरुषार्थ लगा रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने में। ठीक है ना। और जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है वो अपना कार्य कर रही है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स बनाने में। ठीक है ना, तो सब तरफ पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ दिख रहा होता है। हमारे पास वैसी दृष्टि होनी चाहिए। रेखा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आप म्यूट पर हैं, म्यूट कीजिए।
नहीं, इसमें लिखा है कि आपका विकल्प करने रूप पुरुषार्थ इंद्रिय गोचर नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। विकल्प अच्छा। किया हमने, एक मन बना लिया हमें ये करना है। अब उसको इंद्रियों से तो नहीं देख सकते, मन है ना। तो इस अपेक्षा से कहा कि हमारा जो विकल्प है वो दिखता नहीं, लेकिन जड़ क्योंकि उसमें रूप रस गंध स्पर्श है तो उसका इंद्रिय गोचर है। ठीक है। ठीक है, तो ओके। कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस हम्म। तरह से उनकी जाति अलग और इधर की जाति अलग है। ठीक। ठीक है, थैंक यू। अतः सिद्धांत यह निकला कि प्रत्येक पदार्थ में पुरुषार्थ होता है, भले ही वह जड़ हो या चेतन। अंतर केवल इतना है कि जड़ का पुरुषार्थ जड़ात्मक है और चेतन का पुरुषार्थ चेतनात्मक। ठीक। जड़ात्मक होने के कारण उस जड़ पदार्थ में पुरुषार्थ का अभाव नहीं कह सकते। ठीक है ना। हमारा बॉडी ही ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जड़ है, राइट, भले ही उसमें बैठी एक आत्मा है, लेकिन अपने आप में शरीर जड़ है, राइट। लेकिन कितने सारे प्रोसेस उसमें होते रहते हैं। वो क्या है? शरीर का पुरुषार्थ है। ठीक। यदि कोई पदार्थ स्वयं अपने अंदर अपने द्वारा अपने लिए नवीन अवस्था को उत्पन्न करने के प्रति न झुके, तो पुरानी अवस्था विनष्ट जाने पर वह पदार्थ अवस्था विहीन हो जाए। और ऐसा हो जाए तो इस विश्व में कुछ भी दिखाई न दे, सर्वशून्य हो जाए। तो जो जैसी बात पहले स्वभाव के टॉपिक में बताई थी, है ना, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसीलिए विश्व चेंज करता हुआ दिखता है। अगर परिवर्तन ही ना हो, सब कुछ सोचिए एक पिक्चर की भांति हो जाए, कोई चेंज नहीं आता पिक्चर में, है ना। और रियल वर्ल्ड में सब कुछ बदल रहा होता है। उसी चीज का हम फोटो खींच लें, राइट, बिना चेंज होते हुए का, तो वो एक स्टैटिक होगा, कुछ भी बदलता नहीं होगा। तो कहा कि सर्व शून्य हो जाए, इस विश्व में कुछ भी दिखाई न दे। ठीक है, तो पुरुषार्थ क्या है? एक तरह का स्वभाव ही है। ठीक है। पहले तो स्वभाव में क्या कह दिया? परिवर्तन होना। ठीक है, तो परिवर्तन होने को क्या कह दिया? पुरुषार्थ कह दिया। ठीक है। पुरुषार्थ का यह आध्यात्मिक व्यापक रूप यदि पुरुषार्थ शब्दों में आपको दिखाई न दे सके तो भले ही इस शब्द को बदलकर परिणति ऐसा शब्द कह लीजिए, परंतु पुरुषार्थ शब्द का इस स्थल पर प्रयोग करने का मेरा क्या अभिप्राय है, उसे समझ लीजिए। आगम भाषा में कहने पर सर्व पदार्थों में वीर्य नाम का एक सामान्य गुण स्वीकार किया गया है। वीर्य गुण यानी कुछ करना। जड़ का वीर्य जड़ात्मक और चेतन का वीर्य चेतनात्मक होता है। इस वीर्य गुण की पर्याय या प्रवृत्ति विशेष को पुरुषार्थ कहते हैं। कहा भी है, जो परिणमन करे सो कर्ता, उसका जो परिणमन सो उसका कर्म या कार्य, और जो उसकी अर्थात एक अवस्था को तजकर दूसरी अवस्था के प्रति गमन करने की प्रवृत्ति विशेष सो उसकी क्रिया। ठीक है, बड़ी बात कह दी यहाँ पर। कर्ता कौन? जो परिणमन कर रहा है वो कर्ता। ठीक। उसने जो किया, जो परिणमन किया या चेंज किया, वो उसका कार्य है। ठीक है। और जिस प्रोसेस से किया वो उसकी क्रिया। ठीक है, सिंपल बना दिया। जो करने वाला वो कर्ता, उसने जो कार्य किया वो कर्म, और जिस प्रोसेस से किया वो क्रिया। ठीक। परिणमन और परिणति में इतना ही अंतर है कि परिणति क्रिया है और परिणमन उसका फल। ठीक। परिणति क्रिया है यानी प्रोसेस है, और परिणमन कि क्या कार्य घटित हुआ वो परिणमन। अर्थात जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई उसे परिणमन कहते हैं, और परिणति उस परिणमन को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति या झुकाव विशेष का नाम है। बस वस्तु की इस परिणति को ही यहाँ पुरुषार्थ शब्द का वाच्य बनाया जा रहा है। तो उस प्रोसेस को ही पुरुषार्थ कहा जा रहा है। रूप परिवर्तन करने की या स्थान परिवर्तन करने की जो उसकी परिणमन होता है, उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? वह उसके पुरुषार्थ से होता है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक। ठीक है कि यह अर्थ बादल आदि की वैश्रसिक
अर्थात अन्य निरपेक्ष क्रियाओं में तो स्पष्ट लागू होता है, परंतु घटपट बनाने रूप प्रायोगिक या अन्य सापेक्ष क्रियाओं में लागू होता प्रतीत नहीं होता। ठीक है। बादल आदि की वैश्रसिक, वैश्रसिक मतलब नेचुरल, जो उस बादल बने, राइट, सागर से पानी जल वाष्प बना, बादल बने, बादल बरसते हैं, ये सारा प्रोसेस क्या है, जड़ नहीं है ये सब कुछ, है ना। तो वो तो हमें दिखता है इसलिए हम उसको मान लेते हैं, लेकिन घटपट कुछ बनाना करना है तो उसमें क्योंकि बहुत सारे निमित्त आ जाते हैं, तो उसका पुरुषार्थ हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है। जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल दिया था साझे की खेती में, आज ये थोड़ा सा विषय है तो पूरा कर देते हैं, 2-3 मिनट ऊपर लेंगे अपन। जैसे सांझे की खेती में किसान अकेले अमूर्तिक चेतन का कार्य या क्रिया या राग या विकल्प करना है। किसान ने क्या किया, सिर्फ एज अ चेतन उसने विकल्प किया। उसके शरीर का कार्य या क्रिया हिलन डुलन था, यानी उसका पुरुषार्थ क्या था, शरीर का हिलना डुलना। ठीक है ना। इस एक मिले जुले कार्य में बैल हल आदि सर्व ही सांझेदारों का पृथक पृथक कार्य दृष्टि में ला दिया गया। उसी प्रकार घटपट आदि सर्व ही लौकिक व व्यवहारिक कार्यों का विश्लेषण करके प्रत्येक साझीदार के पृथक पृथक कार्य का ग्रहण हो जाने पर लोक का कोई भी कार्य उस दृष्टि में प्रायोगिक न दिख सकेगा, बल्कि वैश्रसिक ही दिखेगा। वैश्रसिक मतलब नेचुरल होता हुआ। ठीक है ना। अगेन निमित्त नैमित्तिक संबंध के होते हुए सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और कार्य घटित होता जा रहा है। ठीक है ना। चेतन ने विकल्प किया और शरीर ने हिलना डुलना चालू कर दिया, है ना। तो चेतन ने अपना काम किया, क्या काम किया, विचार करना, है ना। उसका पुरुषार्थ क्या था, विचार करना। शरीर का काम क्या था, हिलना डुलना, उसने वो कार्य कर दिया। ठीक है ना। इसी तरह हर चीज अपना अपना लेवल पे अपना अपना पुरुषार्थ करती रहती है। ये बात अभी सिर्फ यहाँ तक 3 घट बताए हैं। स्वभाव, जो कि परिणमन करना, ठीक, सेकंड निमित्त, और तीसरा पुरुषार्थ। ठीक है ना। हाँ, एक बार ये लाइन पूरी करके फिर आपका प्रश्न ले लेते हैं। वस्तु की इस अपनी परिणति रूप पुरुषार्थ के अभाव में वस्तु की अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना असंभव होने के कारण पुरुषार्थ भी कार्य व्यवस्था का एक अंग अवश्य है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ ही पर्याप्त है, क्योंकि निमित्त आदि के अन्य अंगों के अभाव में वह अकेला कुछ न कर सकेगा। ठीक है ना। कोई भी पांचों जो ऊपर बताए हैं उसमें कोई भी एक अकेला घटक या अकेला स्टेप कुछ नहीं कर सकता, ये बात कह रहे हैं। इसको एक ही वर्ड में उन्होंने क्या यूज किया, पंच समवाय। ठीक है ना। हाँ नंदा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, ये जो पहले वाले पैराग्राफ में था ना, किसान वाला जो आपने एग्जाम्पल लेके बताया था कि चेतन ने कुछ सोचा और शरीर ने उसके हिसाब से हिलना डुलना शुरू किया। तो यहाँ जो चेतन जो आप कह रहे हैं, ये सोल के लिए कह रहे हैं या मन के लिए कह रहे हैं? सोल के लेवल पर तो देखो, शुद्ध सोल लेकर चले, मन को कह सकते हैं। बहुत ही माइनर सा चेंज रहता है उसमें, राइट। जो अंदर में, वैसे चेतन अपना सोल को लेंगे उसके विकारी भाव बेसिकली। ठीक है। जो हमारे अंदर भावों को क्रिएट करता है, राइट। भाव कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, आत्मा में हो रहा है। ठीक है ना। मतलब हम जो क्रोध मान माया के भाव करते हैं वो हमारी आत्मा में होते हैं। सुख दुख होता है, उसका महसूस कहाँ होता है, आत्मा में होता है। ठीक है ना। तो इसलिए कुछ करने का विकल्प भी कहाँ होगा, आत्मा में होगा। ठीक है। तो यस, उस अपेक्षा से आत्मा में ही कहा जा रहा है, जिसको हम सामान्य भाषा में मन कह देते हैं। मन एक तरह की एक बाद में होने वाली क्रिया है। पहले आत्मा में वो चीज रेज होती है, क्या विकल्प वहां पर उठता है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरह अभी के। उससे कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर सिर्फ विकल्प वर्ड यूज किया, इसीलिए आगे चलकर जब आश्रव का सेक्शन आएगा ना, उसमें फिर हम इस पर वर्क करेंगे
कि सही क्या था और गलत क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, है ना। आश्रय तो सबसे होगा, दोनों से ही है, खराब से भी और अच्छे से भी। तब बात चलेगी क्या करना और क्या नहीं करना। थैंक यू। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? आई नो दिस इज द हार्डेस्ट टॉपिक, उसके बाद सब इजी होता चला जाएगा। ये जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो इवन मोर एक्साइटिंग बट हार्ड एट द सेम। जी वर्षा जी, आपने हाथ रेज़ किया। जी जय जिनेन्द्र, आपने स्टार्टिंग में वो जो बताया था ना कि आटे का पिक्चर देख के मतलब रोटी बनाना, उसे कोई निमित्त नहीं मिला, तो उसको स्वभाव कहेंगे या उपादान कहेंगे जो चित्र है उसको? चित्र में स्वभाव तो रहा ही नहीं ना, तो वो तो सिर्फ हाँ एक वही एग्जाम्पल वही, हुआ उसमें था। मतलब कुछ है ही नहीं, योग्यता हाँ, नहीं है, एग्जाम्पल तो उसे एग्जाम्पल लिया था। स्वभाव में काउंट करते हैं कि उपादान नहीं है उसमें इसलिए नहीं बनते हैं? क्या तो करेंगे दोनों में से? उसका स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि फोटो में परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो स्वभाव गिना जाएगा, उपादान नहीं गिनेंगे। हाँ, अभी जिस अपेक्षा से अपन ने चर्चा की थी वो हाँ अभी स्वभाव, जितना पढ़े इस हिसाब से, आगे तो अलग होगा। हाँ स्वभाव की अपेक्षा की थी कि जैसे ठीक है एक स्टैटिक है, मतलब फ्रोज कर दिया जाए किसी चीज को, है ना, कोई मूवमेंट ही ना हो, जी कोई चेंज ही ना हो, जी। राइट। तो वो क्या है, वो स्वभाव नहीं कहलाएगा। स्वभाव है, वो जड़ हो गया ना, उसमें से कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर ठीक है। थैंक यू। जय श्री। चलिए फिर कल कंटिन्यू करेंगे हम अपना नियतिवाद का चैप्टर, जो कि काफी सारे लाइफ के हमारे क्वेश्चंस को लेकर आता है, और जिसके की सवाल हम बहुत समय से खोज रहे होते हैं। ये नियति क्या होता है, अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो हमारा क्या कार्य है ना। इस तरह के जो सवाल होते हैं, तो इसमें बहुत सबके सवाल हो सकते हैं, तो अपन उन सब सवालों के आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सौवाणी मस्तक धरो सदा देत कूदो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।